नमस्कार दोस्त, स्टडी मिनट में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के बीच एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सामाजिक सुधार अधिनियम लेकर के आए हुए हैं, तो चलिए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले है शिशुवध प्रतिबंध। तो शिशुवध प्रतिबंध 1795 में और 1804 में 1795 में जॉन सॉर के द्वारा और 1804 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। शिशु हत्या को साधारण हत्या माने जाने लगा इसके बाद। तो इसमें सर जॉन सॉर और लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में चर्चा करते हैं। सर जॉन सॉर का कार्यकाल 1793 से 98 तक था। 1793 से 98 तक था। 1793-98 के बीच इम्पोर्टेंट एक घटना थी निजाम एवं मराठा के बीच खुर्दा की लड़ाई, जो कि 1795 में। तो यदि क्वेश्चन पूछे कि खुर्दा की लड़ाई किनके शासनकाल में हुआ था, उस समय कौन थे, तो सर जॉन सॉर थे। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में जानते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से 1805 तक, 98 से 1805 तक। इनको स्वयं को यह बंगाल का शेर कहते थे। सहायक संधि की नीति इन्होंने 1798 में लाई थी, जिसके तहत सबसे पहले हैदराबाद को इन्होंने अपने में मिलाया 1798 में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था, इसी में टीपू सुल्तान की युद्ध भूमि में हत्या हो गई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। प्रेस पर प्रतिबंध 1799 में लाया, जिसमें प्रेस पर सेंसरशिप लगाया गया था। तो वेलेस्ली के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना एक बार फिर से सहायक संधि की नीति 1798 में, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की युद्ध भूमि में मृत्यु हो जाती है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में, प्रेस पर प्रतिबंध 1799 में। आइए अब अगला पॉइंट है सती प्रथा पर प्रतिबंध। सती प्रथा पर प्रतिबंध राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास के बावजूद सती प्रथा पर एक नियम लाया गया, जो कि 1829 में लाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। तो बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 35 तक था, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिसमें 1828 से लेकर के 33 तक वे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, यानी ध्यान दीजिएगा 1828 से 33 तक, 28 से 33 तक वे बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम किए। एवं जब 1833 का एक्ट आया तो उसके बाद वे 1833 से 35 तक भारत के गवर्नर जनरल, यानी जब पूछे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो भी विलियम बेंटिक। सती प्रथा पर प्रतिबंध लाए। सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए एक कानून लाए 1829 में। ठगी प्रथा का अंत किया 1830 में। ध्यान दीजिएगा, ठगी प्रथा में कर्नल स्लीमैन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शिक्षा संबंधी प्रस्ताव 1835 में लाए हुए थे। अंग्रेजी शिक्षा का एक तरह से देश में लागू किया था। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दास प्रथा का प्रतिबंध। दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में लॉर्ड एलेनबरो के कार्यकाल में दासता को प्रतिबंध घोषित कर दिया, यानी अब कोई भी व्यक्ति किसी को दास बना करके नहीं रख सकता है। तो दास पर प्रतिबंध, दास प्रथा पर प्रतिबंध 1833 लॉर्ड एलेनबरो। लॉर्ड एलेनबरो का कार्यकाल देखते हैं 1842 से 44 तक। लॉर्ड एलेनबरो का कार्यकाल 1842 से 44 के बीच। इनको ओल्ड मैन इन हरी भी कहा जाता था, इनका उपनाम ओल्ड मैन इन हरी। इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना सिंध का विलय, जो कि 1843 में हुआ था। सिंध का विलय 1843 लॉर्ड एलेनबरो के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट चलिए डिस्कशन करते हैं विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह लाया गया था 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। विधवा पुनर्विवाह 1856 लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास। दो पॉइंट याद कीजिएगा। जब पूछे सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कौन भारतीय थे जिन्होंने लगातार प्रयास किया था, तो वहाँ राजा राम मोहन राय। और जब पूछे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पर कौन सहयोग किए थे, तो कौन प्रयास किए थे, तो उस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो विधवा पुनर्विवाह 1856 लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति हो गई। उससे पहले विधवा का विवाह नहीं होता था, लेकिन 1856 में जो अधिनियम आया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, उसके बाद विधवा को विवाह का अनुमति मिल गया लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग के बारे में चलते हैं। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से लेकर के
56 से लेकर के 62 तक, 56 से 57 तक इन्होंने भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, 56 से 57 तक भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया एवं 58 से 62 तक के कार्यकाल इनका भारत का प्रथम वायसराय। तो जब पूछे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग, और जब पूछे भारत के प्रथम वायसराय तो भी लॉर्ड कैनिंग। क्यों? क्योंकि उस समय 1858 का भारत शासन अधिनियम आ गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का यानी वायसराय बोला गया। अब इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना 1857 का सिपाही विद्रोह होता है। 1857 में ही कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। सितंबर 1859 में नील विद्रोह होता है। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह भी 1859 में ही होता है। पहली बार आयकर लगाया गया, किसके प्रयास से? तो विल्सन के प्रयास से। एक अर्थशास्त्री थे, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे विल्सन, उन्हीं के प्रयास से पहली बार आयकर लगाया गया। तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 56 से 62 तक, जिसमें 56 से 57 तक कोई भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किए, 58 से 62 तक भारत के प्रथम वायसराय के रूप में कार्य किए। अगला सिविल मैरिज एक्ट। सिविल मैरिज एक्ट 1872 में लाया गया लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा। सिविल मैरिज एक्ट में क्या था कि शादी के लिए लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु इसमें 14 वर्ष तय किया गया एवं लड़कों के विवाह के होता था क्या कि बाल विवाह एकदम प्रचलित थी। 8 साल, 6 साल, 10 साल, 5 साल, 3 साल में विवाहें होती थी। तो इस पे प्रतिबंध लगाने के लिए, यह वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल ठीक नहीं था, तो इस पे प्रतिबंध लगाने के लिए सिविल मैरिज एक्ट लाया गया 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा, जिसमें लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित की गई 14 वर्ष एवं लड़कों की विवाह की आयु निर्धारित की गई 18 वर्ष। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल 1872 से 76 के बीच था। इनके कार्यकाल में कूका विद्रोह 1872 में पंजाब में हुआ था, राम सिंह के नेतृत्व में। इनके कार्यकाल में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, एक कूका विद्रोह याद कीजिए 1872 पंजाब। सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम 1891 लॉर्ड लैंसडाउन के समय में लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित। अब देखिए यहाँ पे सिविल मैरिज एक्ट में लड़की के विवाह के लिए 14 वर्ष, लेकिन सम्मति आयु अधिनियम ठीक आता है 1891 में 72 के बाद लैंसडाउन के द्वारा उसमें 12 वर्ष कर दिया। एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि लैंसडाउन यानी सम्मति आयु अधिनियम में लड़की की आयु कितने वर्ष निर्धारित की गई। तो अब आपको याद होगा नहीं, अब हमेशा 14 में कन्फ्यूज कर जाता है। तो याद रखिए कि सम्मति आयु अधिनियम 1891 में लैंसडाउन लाया था। डाउन मीन्स नीचे यानी कम, नीचे यानी कम, यानी 14 वर्ष। जो सिविल मैरिज एक्ट 1872 में आया था उसमें 14 वर्ष था, तो यहाँ लैंसडाउन आया, उसमें 2 वर्ष डाउन कर दिया, कम कर दिया, तो 12 वर्ष कर दिया था। याद रखिएगा, बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा, निम्न में से 12 वर्ष कब किया गया, किस में किया गया, कौन किया। तो लैंसडाउन याद रखिए। सम्मति आयु अधिनियम 1891 लड़की के लिए विवाह योग्य आयु 12 वर्ष निर्धारित। शारदा अधिनियम आता है। शारदा अधिनियम क्यों नाम पड़ा? क्योंकि एक महाराष्ट्र के थे समाज सेवी हरविलास शारदा, डॉक्टर हरविलास शारदा, उन्हीं के नाम पे शारदा अधिनियम उनके प्रयास से लाया गया था। चूँकि हुआ था क्या कि लैंसडाउन के कार्यकाल में जो सम्मति आयु अधिनियम आया था उसमें 12 वर्ष निर्धारित हो गया था। यह अनेक समाज सेवियों को ठीक नहीं लग रहा था, तो उसके लिए उन लोग प्रयास किए और 1829 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में लड़की के विवाह की आयु फिर से 14 वर्ष कर दिया गया और लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई, जो कि सिविल मैरिज एक्ट में था। तो यानी सिविल मैरिज एक्ट को फिर से लाया गया शारदा अधिनियम एक्ट में। शारदा अधिनियम में कौन सहयोग किए, कौन प्रयास किए? तो डॉक्टर हरविलास शारदा, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ता है शारदा अधिनियम। 1829 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में आता है। लड़की के लिए 14 वर्ष, लड़कों के लिए 18 वर्ष। अब लॉर्ड इरविन का कार्यकाल क्या था? 1926 से 31। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 31 तक का था। 1926 से 31 के बीच में अनेक घटनाएं होती हैं, जो कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की जो घटनाएं होती है उसमें अधिकांशतः 1926 से 31 में ही घटित होती है। जैसे साइमन कमीशन का गठन 1927 में, साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में, साइमन कमीशन का विरोध होता है। साइमन कमीशन, एक क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि साइमन कमीशन के विरोध का कारण क्या था? उसका कारण
था क्योंकि जितने भी सदस्य थे सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध हुआ। लाला लाजपत राय इसी में जख्मी होते हैं, बाद में उनका मृत्यु हो जाता है। नेहरू रिपोर्ट इसी में आया। लाहौर संधिरण केंद्र 1929 इसी में था। पूर्ण स्वराज 1929 इसी में था। 1926 में प्रथम ट्रेड अधिनियम पारित किया गया। 1926 में प्रथम, एक क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1926। किसके कार्यकाल में पारित हुआ, तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में, क्योंकि 1926 से 31 तक इनका कार्यकाल था, तो उस बीच के जितने भी घटना होगी सभी इसी में। एक अपवाद आपको ध्यान दीजिएगा जहाँ पे कंफ्यूज करता है, सविनय आंदोलन, दांडी यात्रा, इन्हीं के समय में प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। एक्चुअली हुआ क्या, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, कांग्रेस विरोध करती है, कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेती है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, जब पूछे प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो इरविन, और यहीं पे देखिए 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, लेकिन इरविन के कार्यकाल 26 से 31 तक का, इरविन का कार्यकाल 26 से 31 तक का। तो 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, लेकिन नहीं, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आरंभ हुआ 1931 में, उस समय इरविन के स्थान पे आ गए थे वेलिंगटन। जब यानी वायसराय, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुए थे तो इरविन के जगह पे आ गए थे वेलिंगटन, और वेलिंगटन का भी कार्यकाल था 1931 से 36 तक। तो हमेशा इसमें कन्फ्यूजन होगा प्रथम और द्वितीय में, आपको याद रखिएगा। मान लीजिए 26 से 31 तक इरविन था तो द्वितीय भी वही होगा, नहीं, प्रथम इरविन द्वितीय वेलिंगटन, क्योंकि उसका भी कार्यकाल 31 से 36 तक था। लॉर्ड लिनलिथगो, अब देखिए एक चीज़ और यहीं पे, जब 31 और 31 का आया तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था कैनिंग के समय में, लेकिन इसका जो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भी इसका कुछ गतिविधि हो गया था। तो आगे चलते हैं। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, अब क्या होगा कि अब हिंदू महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। तो लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में आया 1937 में हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, हिंदू महिलाओं को संपत्ति पे अधिकार होगा। पहले जब अंग्रेज आए तो ईसाई के लिए ऐसी व्यवस्था की थी, लेकिन बाद में हुआ कि नहीं, हिंदू के लिए भी किया जाए, तो हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1937 में लाया गया लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में। अब लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल क्या था, तो 36 से 44 तक इनका कार्यकाल था। प्रांतीय चुनाव भारत में होते हैं, 11 प्रांतों में चुनाव होते हैं, जिसमें 8 में कांग्रेस की सरकार बनती है। जो 1936-37 के बीच प्रांतीय चुनाव संपन्न होता है। हरपुरा अधिवेशन 1938 होता है, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। त्रिपुरी अधिवेशन भी, जिसमें त्रिपुरी अधिवेशन में याद कीजिएगा कि मतभेद हो गया था। मतभेद का कारण क्या था, एक्चुअली त्रिपुरी संकट में हुआ, वोटिंग हो गया अध्यक्ष बनने के लिए, उसमें भारी मतों से सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए थे। उस समय महात्मा गांधी अपना एक कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया को अपना कैंडिडेट बनाए हुए थे। महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया जी चुनाव हार गए, कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को लगा कि यह मेरा व्यक्तिगत हार है, तो वे कांग्रेस से थोड़ा असंतुष्ट हो गए। कांग्रेस नहीं कहिए, सुभाष चंद्र बोस से असंतुष्ट हो गए। और उस समय एक कमेटी बना हुआ था जो सुझाव कमेटी था, सलाहकार कमेटी था। तो उसमें अध्यक्ष को होता था कि जब चुनाव कांग्रेस का हो गया, अध्यक्ष चुना गए सुभाष चंद्र बोस, तो उनको अब सलाह लेने के लिए, आगे का कार्य करने के लिए सलाह लेने के लिए उस सुझाव कमेटी के पास जाना पड़ता था। तो वहाँ पे गए महात्मा गांधी से सहयोग लेने के लिए। तो महात्मा गांधी बोले, आप तो चुनाव जीत करके आए, आप हमारे कैंडिडेट को हरा करके आए हुए हैं, आप अग्रिम नेता उभर रहे हैं, तो इसमें हमारी सलाह की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप जाइए, आपको जैसा महसूस हो वैसा कीजिए। तो उस समय सुभाष चंद्र बोस को लगा कि शायद ये लोग महात्मा गांधी के जो विचार के या जो उनके सपोर्ट करने वाले हैं, उनको समर्थन करने वाले लोग हैं, वे हमसे नाराज़ हैं। तो ये अपना 1939 में अपना इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करते हैं। उसके बाद आज़ाद हिंद 1900 भारत से पलायन कर जाते हैं। 1941 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में करते हैं। इस तरह से वे अपना अलग रास्ता इख्तियार करते हैं।
इन्हीं के लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आया था। पवनार आश्रम से शुरुआत हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू थे। भारत छोड़ो आंदोलन आया। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ था। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन 1943 इसी में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया। तो इस तरह से सामाजिक सुधार अधिनियम का अच्छे से डिस्कशन करने का एक मेरा प्रयास था। इसको हम किए हैं। अब कितना खरा उतरे आप इसमें कमेंट करके बताइए। यदि हमारे चैनल आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।